वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई पीओ मेन का एग्जाम 29 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर मैं बात करने जा रहा हूं। ये कई पार्ट में होगा। ये फर्स्ट पार्ट है। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि जो क्वेश्चंस हैं वो डेप्थ के होते हैं और कम क्वेश्चन बनाने पर सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ने के पहले जब मैं क्वेश्चन करूंगा, आप सभी जो चिंतित हैं कि ये कैट लेवल का क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें, इस तरह से जो सोच डेवलप हो रही है उसका मैं पहले जवाब देना चाहता हूं। कैट लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो भी ये कैट का एग्जाम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्री एग्जाम भी होता है और कैट पास करने वाले स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करने में काफ़ी दिक्कत महसूस करेंगे एसबीआई पीओ का, क्योंकि प्री और मेन का जो कंसेप्ट है अलग अलग है। इसलिए कैट के स्टूडेंट्स अलग हैं, पीओ के स्टूडेंट्स अलग हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो। अब आपके अंदर में से सिलेक्शन होना है तो आप जानते हैं जहां संकट होता है वहीं समाधान होता है। क्वेश्चंस आसान हो और 35 में 35 लाने पर सिलेक्शन हो, 40 में 40 लाने पर 39 लाने पर सिलेक्शन हो, जैसा कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जाम में हुआ, तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उसमें 100% एक्यूरेसी चाहिए थी, 40 में 39 चाहिए था। उसकी तुलना में 35 क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ मेन में आते हैं, अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपने बना लिया और गलत नहीं है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं। फिर भी मेरे स्टूडेंट्स ने कम से कम 10 जरूर बनाया है और ये बहुत अच्छा स्कोर है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अब चलिए हम लोग इस सेट की ओर चलते हैं और डिटेल में बात करेंगे, न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आएगा। ठीक है, आइए। क्वेश्चंस जो इसमें लिए गए हैं उसमें जो चैप्टर्स हैं वो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये दोनों आता ही है मेरे एग्जाम में, प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप के हैं। उसका जो फॉर्मेट है तो नंबर सीरीज जो नंबर सिस्टम फॉर्म में है उसका तो अपना ही रूप होता है। उसके बाद जो 3 चैप्टर्स के मैंने नाम लिए वो क्वांटिटी कंपैरिजन और डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला सवाल सीरीज का सवाल है। आइए देखिए, सीरीज के इस क्वेश्चन में कितना खतरनाक लग रहा है ना। इस पर कई क्वेश्चंस थे लेकिन 1 क्वेश्चन ही अवेलेबल हो पाया, लेकिन ये अगर समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन में कुछ है नहीं। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 20 A B C D and 65 ये है, और a माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, b माइनस a इज इक्वल टू, कितना खतरनाक लग रहा है, b इज ग्रेटर देन a, c इज ग्रेटर देन b, लग रहा है ना। लेकिन आप जानते हैं ये क्या है? सुनिए, ये क्या है? ये है 20 A B देखिए, ट्वेंटी A B
C, D एंड 65, है ना। अब जानते हैं क्या है, एक रूल है 20 से A। देखिए देखिए देखिए, इसमें जो लिखा है 20A क्या है, 20 प्लस, मतलब 20 में प्लस कर दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो A आएगा। और इसी में x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई, तो B आएगा। बोलिए जल्दी जल्दी बताइए। और इसी में x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई कर दीजिए तो C आएगा। इसी में x प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई कर दीजिए तो D आएगा। देखिए, और इसी में x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई कर दीजिए तो 65 आएगा। ये लिखा हुआ यही है। ऐसा लिखा हुआ कि खतरनाक लगता है, B इज ग्रेटर देन A, इंक्रीजिंग है ना, यही बताया ना। देखिए देखिए देखिए, अब ये एक्स वाई क्या है, इसको लेकर के सबों को दिक्कत होने लगी। तो x इज इक्वल टू HCF ऑफ m एंड n। अब ये और खतरनाक है, ये m n कहां से आ गया भाई, कहीं तो m n नहीं था, इतना सारा वेरिएबल क्या करें, m and n, x इज इक्वल टू HCF ऑफ m and n, पता नहीं m और n कौन है, विच आर प्राइम नंबर्स। कोई हो क्या फर्क पड़ता है, प्राइम है ना, प्राइम नंबर्स कितने भी हो उनका सिर्फ 1 होता है कि नहीं। दैट मीन्स कि x का वैल्यू 1 है, 1 है, एंड y इज द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। भाई तो ये तो दिखता है, देखिए ये जो वैल्यू है z स्क्वायर माइनस z प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 2 3 माइनस 2, z का वैल्यू क्या आता है, इसको यदि हम फैक्टराइज करें z स्क्वायर माइनस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है कि 3 माइनस 2, यानी z का वैल्यू 3 और माइनस 2, इसी दोनों में से कोई है z का वैल्यू, और इसमें क्या है स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब ये, तो y इज इक्वल टू हुआ -2। इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो मेन एग्जाम में ये तो एक्सपेक्टेड है ना, क्वेश्चंस थोड़ी मॉडरेट रहेंगी, कुछ टफ भी रहेंगी, तभी तो कम स्कोर में सिलेक्शन होता है। ये तो फेवरेबल भी हो सकता है ना। अब आप देखिए जरा क्या बनता है सीरीज, मैं फिर से लिख दूं अगले पेज में, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। देखिए देखिए x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू -2 है, तो ये 20 है, ठीक है। और a इज इक्वल टू क्या हुआ बताइए, तो ऊपर हुआ x स्क्वायर 1 स्क्वायर, देखिए 1 स्क्वायर प्लस -2, यानी कुल मिला के -1, यानी 19 होगा। सॉल्व कीजिए, फिर आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, प्लस करके, ठीक है। x प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2 स्क्वायर माइनस -2, तो 4, देखिए प्लस -2, तो 2 हुआ, तो ये क्या हुआ, b इज इक्वल टू 21 होगा ना। फिर आगे क्या है, x प्लस 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 स्क्वायर प्लस -2, यानी देखिए 9 में से 2 लेस कीजिए तो 7,
तो 28 हुआ ना, 28। और फिर आगे यहां पर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -2, 16 में से 2 लेस कीजिए, 14 का मतलब डी क्या हुआ 42, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है 65, फिर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि प्लस 5 स्क्वायर प्लस -2, समझने के लिए। तो 25 में 2 लेस हुआ 23 प्लस 42, 65। इसके बाद क्वेश्चंस थे, उसमें से 1 क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ता है अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, तो यही है, which numbers of the given series are there divisible by 3। तो divisible by 3 20 नहीं है, 19 नहीं है, 21 है और 42 है, यानी कि B 21 and D 42 ये ना डिविजिबल है। तो 21 and 42 B and D only, जो भी बोली B and D only, C आंसर, C B and D only। ये क्वेश्चन बनाने लायक था ना, ये बताइए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन अलजेब्रा का है, इसको देखिए। A, B, C and D are positive integers. Quantity 1 value of C, quantity 2 value of D। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब इक्वेशन के रूप में है, इससे C आएगा AB के फॉर्म में, इससे D आएगा AB के फॉर्म में, और C, D A और B के रूप में आएंगे। C मतलब क्वांटिटी 1, D मतलब क्वांटिटी 2। ये रियल में डेप्थ का है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आइए, सबसे पहली बात है कि हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, C का वैल्यू चाहिए ना, तो ये आइडेंटिटी जैसे आप सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है, ये a टू द पावर b है, a टू द पावर माइनस b है, तो a टू द पावर माइनस b माइनस 2b और ये प्लस a। मुझे बताइए C का वैल्यू डायरेक्ट, मतलब ये a बेस है ना, तो प्लस a हो जाएगा और ये माइनस b हो जाएगा, मतलब a टू द पावर a माइनस 2b, ये होता है, होगा ना। और इसको सॉल्व करें तो चलिए एक बार लिखता हूं ताकि आपको भी समझ में आए कि a क्यूब है इंटू b क्यूब है बाई a इंटू b स्क्वायर है इज इक्वल टू b क्यूब इंटू d टू द पावर 4 बाई d इंटू b। ये है, हमें d चाहिए, तो आप जरा गौर कीजिए क्या क्या है। ये b क्यूब तो कैंसल, ऐसा करते हैं, अच्छा ठीक है, चलिए कैंसल, ठीक है, ये कैंसल। ये a से कर दें तो a स्क्वायर हो जाए, ये b कैंसिल कर दें, d से करें तो d क्यूब हो जाए। मुझे बताइए, यहाँ तो d क्यूब है और यहाँ a स्क्वायर बाई b है, तो कहने का मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो d इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b और ये टू द पावर 1/3। फर्स्ट स्टेटमेंट यानी C यानी क्वांटिटी 1 बोले तो ये दिखता है, और सेकंड वाला D जो निकला दरअसल क्वांटिटी 2 है, वो ये है, और दोनों ही AB के रूप में एक्सप्रेस्ड हैं। अब यहाँ पर हमें बात करनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है
A, B, C and D are positive integers. ऐसे क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आने से रिलेशन हम बता सकते हैं, वो थोड़ा आसान होता है, आज तक वो होता आया था, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में बहुत डेप्थ है। सुनिए, A, B, C, D सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, थोड़ा गौर कीजिए। A है, B है, C है, D है, all belongs to I इंटीजर्स, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत मायने रखता है। इधर आइए, यहां पर जो कुछ भी है, A का पावर कुछ भी करें, कैसे भी करें, C को जो वैल्यू आना चाहिए वो तो इंटीजर आना चाहिए। जल्दी बताइए, इंटीजर आने का मतलब क्या हुआ, जरा गौर कीजिए। ये 2b जो है A से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 हो जाए 7 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाए और ये इसका वैल्यू मान लीजिए b का वैल्यू 3 हो, 3 इंटू 2 6, 6 5 में लेस कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 1/a हो जाएगा। 1/a होने से तो फ्रैक्शन हो जाएगा ना, c मस्ट बी इंटीजर। तो 2b को a से छोटा होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 कहता है कि a माइनस 2b शुड बी पॉजिटिव और इक्वल बोल सकते हैं आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2b। ऐसे ही वैल्यूज हम ले सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट वाला ये कहता है कि जब भी लेंगे, क्योंकि c पॉजिटिव इंटीजर है ना, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये कब आएगा, ये वाला, इसका पावर यदि माइनस हो जाएगा तो 1/, हो जाएगा ना, तब तो नहीं रहेगा। समझ गए ना? कुछ नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिखने में लगता है कि पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, लिखने पर पेचीदा लगता है, कुछ नहीं, होल नंबर आना चाहिए, 2 आना चाहिए, -2 नहीं, ठीक है ना। और स्टेटमेंट 2 में क्या है, ठीक है, उसके बाद उस पर जाएंगे। स्टेटमेंट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए। डी को पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पहले बताइए। डी पॉजिटिव इंटीजर है तो इधर पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा, क्योंकि ये तो क्यूब रूट है। जल्दी बताइए, इसका मतलब ये जो है ये क्यूब होना चाहिए। a² b जो है क्यूब या पावर 3 या उस क्यूब शेप में होना चाहिए। जल्दी बोलिए, क्यूब होना चाहिए। a² जो है उसको क्यूब होना चाहिए, ताकि पावर 3 हो, कट जाए तो होल नंबर आए। बोलिए ना, पहले मान लीजिए यहां पर 8 आ जाता हो, तो 8 का मतलब 2 क्यूब, तब ना 2 होगा। या 1 आ जाए तो 1 का क्यूब रूट भी 1 बोलेंगे। जल्दी बोलिए, अंदर 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ऐसे ना आना चाहिए। बताइए 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ऐसे। लेकिन और एक बात, ये होल नंबर 1 2 3 आने का मतलब ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन मतलब नीचे b जो है वो तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऊपर में b एक फैक्टर होना चाहिए था कि b कैंसिल हो जाए, ताकि होल नंबर आ जाए। जल्दी बताइए, b को ऊपर में शामिल होना चाहिए। a शुड बी अ मल्टीपल ऑफ b। जल्दी बताइए, a को b का मल्टीपल होना, जैसे ये 2 है तो ये 2 का मल्टीपल 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ताकि 2 कट जाए, क्योंकि नीचे 2 अगर रह जाएगा तो बाई 2 होने से तो होगा नहीं। तो a शुड बी अ मल्टीपल ऑफ b। और यहां पर होल नंबर तभी आएगा जब क्यूब निकलता हो। इस क्यूब निकलने का मतलब है a को क्यूब नंबर होना चाहिए। a शुड बी ए मल्टीपल ऑफ b, मतलब a इज इक्वल टू kb होना चाहिए, और a को क्यूब भी होना चाहिए, मतलब मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, a होना चाहिए 1 8 27, ऐसे ही कुछ हो सकता है। और जब ये समझ में आ रहा है, मतलब a जो है ये 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 27 हो सकता है। ऐसा जब होगा तभी ऊपर होल नंबर आएगा। और इस स्थिति में चूंकि b का मल्टीपल है तो b को 1 होना चाहिए,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी हमारा जो सेट है, ये पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, 1 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आया? पहले बताइए मुझे, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाता है। जैसे 2b जो है, 2b से तो बड़ा ही है ना 8, 6 से बड़ा ही है ना, तो इस कंडीशन को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन अपने आप इसमें शामिल है। देखिए कहीं पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, शामिल है। अब आप पहुंच गए। यदि आप आ जाइए a इज इक्वल टू 1 ले, इसको ऐसा करते हैं, अगले पेज में चलते हैं। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। चलिए अगले पेज में चलते हैं। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 27, b इज इक्वल टू 3। ऐसा ही जाएगा आगे की ओर और भी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया था? c का वैल्यू, मतलब क्वांटिटी 1 में जो c है, c क्या निकला था? a टू द पावर a माइनस 2b। और क्वांटिटी 2 में d था, और d का वैल्यू आया था पावर 1/3, नीचे b और a स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा देखिए, अगर हम ये वैल्यू लेते हैं, तो दोनों जब 1 1 है तो c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू भी 1, यानी दे आर इक्वल। जल्दी बोलिए, इक्वल। ठीक है, और यदि हम ये वैल्यू लेते हैं तो आइए बात करते हैं। ये 8 लेते हैं और ये 2, 8 में से 4 लेस हुआ तो 4, तो c का वैल्यू हुआ पावर 4 और 8 टू द पावर 4। ठीक है, और वहां क्या होगा? ऑब्वियस है, c इज ग्रेटर देन, देखिए दिखा देता हूं। यदि हम a को 8 लेते हैं, 8 का क्यूब रूट 2 इंटू 2 4/2, तो d इज इक्वल टू आया 2। जरा देखिए बढ़िया से, ये आया कि नहीं? d इज इक्वल टू 2। देखिए, ये अगर 8 लेते हैं तो 8 का क्यूब रूट 2, स्क्वायर किया 4/2, 2, तो ये क्या हुआ? ग्रेटर। कुछ भी कर लीजिए आगे। c का वैल्यू यदि हम 27 लेते हैं तो 27 में 6 लेस होगा, 27 में 3 इंटू 2 6 लेस होगा, तो 21 बचेगा, तो 27 टू द पावर 21 होगा। लेकिन यहां पर अगर हम 27 लेते हैं तो क्यूब रूट 3 स्क्वायर 9 को b से डिवाइड किया 3। जल्दी बताइए, तो d का वैल्यू 3। इनके वैल्यूज सिर्फ इसी शेप में होंगे, और क्या निकला? क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी 2। जल्दी बताइए। जबरदस्त क्वेश्चन था कि जबरदस्त डेप्थ था कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है,
डेटा सफिशिएंसी के रूप में, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, आइए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो स्टेटमेंट 1 है, an article is marked up by T%, it is sold at a discount of 20% and manages to earn a profit of 44%। तो अभी हमें नहीं मालूम, हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है पहले वो देखिए। ये कॉस्ट प्राइस है और मार्क्ड अप बाय T%, ये T% मार्क किया जाता है, T%, दिस इज मार्क प्राइस। देखिए मार्क प्राइस, ओके। उसके बाद डिस्काउंट 20% का होता है, तो 20% का डिस्काउंट होता है, तो ये सेलिंग प्राइस है, 20% का डिस्काउंट होता है और तब प्रॉफिट होता है 44%। इधर से प्रॉफिट होता है 44%। ये दिया है, ये दिया है। लेकिन जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस मतलब रुपया, बिना रुपया के रुपया नहीं बनता। इसमें सबका सब क्या है, रेशियो। आप 100 मानेंगे, कुछ मानेंगे तो इधर जाएगा, और टी आपको पता भी नहीं है, इतने % से उसको बढ़ाया गया, टी पता भी नहीं है। लेकिन टी आप निकाल सकते हैं, आप यहां से टी निकाल सकते हैं। टी कैसे निकाल सकते हैं, सुनिए। टी आप निकाल सकते हैं, लेकिन रुपया नहीं मालूम, इसलिए अकेले नहीं निकलेगा। टी कैसे निकलेगा देखिए, अगर आप 100 मानते हैं, अलग कलर कर देता हूं, ठीक है। अगर आप 100 मानते हैं तो ये कितना % ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस 144 हुआ और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 144 इंटू 100/80, क्योंकि इधर से डिस्काउंट हुआ है। जल्दी बोलिए, जैसे ही बोलिए, यानी कि 180, यानी T इज इक्वल टू 80%। मैंने 80 निकला और परसेंटेज में 80% निकला। जल्दी बताइए, यानी यहां से T का वैल्यू मालूम हो जाता है कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, लेकिन बिना रुपया के रुपया नहीं बनता। तो स्टेटमेंट 1 से नहीं पता चल रहा है कुछ भी। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, इफ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन मार्क प्राइस, डिस्काउंट दिया ना, देन ही स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹64। थोड़ा गौर कीजिए, स्टेटमेंट 2 में कहता है कि ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस है, और यहां से डिस्काउंट हमें मालूम है कि ये 40% डिस्काउंट देता है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट ₹16 है, ये प्रॉफिट। तो हम अकेले तो इससे कुछ भी नहीं निकाल सकते, मालूम नहीं है कैसे निकाल देंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 से पता नहीं चलता, स्टेटमेंट 2 से कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन स्टेटमेंट 1, 2 देख लेते हैं। तो 1, 2 से पता चलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल पता चलेगा। कैसे, देखिए इधर देखिए, 16 रुपीज का प्रॉफिट है ना, 40% डिस्काउंट देने पर है ना प्रॉफिट। तो हमें मालूम है कि 1+2 अगर बात करेंगे, थोड़ी देर के लिए ये करते हैं, 1+2 अगर बात करेंगे तो ये 100 है, ये वाला 180 है। देखिए देखिए, अगर हम 1+2 की बात करें, 1+2 की बात करें तो हम देखते हैं कि ये 100 है, ये 180 है, इस पर 40% का डिस्काउंट यानी 72 का डिस्काउंट, तो
108 है और 8% इज इक्विवेलेंट टू ₹16, तो 100% इक्विवेलेंट टू व्हाट बोलेंगे ना, ₹200। दिस इज सीपी जो हमको निकालना था। जल्दी बताइए, जो हमें निकालना था। ठीक है, बोल सकते हैं। तो 1 और 2 मिलकर के आंसर देता है यस। लेकिन अभी ये डेटा सफिशिएंसी है, ऐसे नहीं होता। तो ये हमने देख लिया ना। अब हम लोग स्टेटमेंट 3 भी लिखे लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 3 है, इफ शॉपकीपर doesn't offer any discount on mark price and selling price will be ₹160 more than cost price of article। थोड़ा गौर कीजिए, अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। गौर कीजिए, कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है। ये मार्क प्राइस है, यही सेलिंग प्राइस भी है, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं देता। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं देता। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, यानी ये जो डिफरेंस है, यानी एक तरह से प्रॉफिट आप बोल लीजिए, वो ₹160। बताइए मुझे, ₹160। अकेले तो इससे आंसर मिलेगा नहीं। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों मिलकर आंसर देता है। अब 3 से अकेले नहीं मिलता, लेकिन 1 और 3 दे सकता है, 2 और 3 दे सकता है, चेक करना होगा। तो अगर हम 2 और 3 की बात करें, देखिए 2 और 3 की बात करें, पहले 1 2 देख लिए थे, चलिए 1 3 पहले देख लेते हैं। तो 1 3 में तो क्लियर है, ये 100% है, ये 180% है। देखिए 100% है, 180% है, 80% इज इक्विवेलेंट टू 160। यस बोलेंगे ना यहाँ पर 1 प्लस अगर हम 3 बोलते हैं तो आसानी से बोलेंगे कि ये 100 है, ये 180 है, तो 80% इज इक्विवेलेंट टू 160, तो 100% इक्विवेलेंट टू व्हाट, यानी 200। यानी यस 1 + 3 भी आंसर देता है। अब 2 + 3 का देखना है कि 2 + 3 देता है। तो 2 + 3 में देखिए, अगर हम 2 + 3 की बात करें तो भी हमें पता है। जरा गौर कीजिए, ये 100 है और ये मार्क प्राइस 180 है और 40% डिस्काउंट होगा, तो हमें मालूम, इसको लेकर के बात करेंगे। डिफरेंस है ना, देखिए बात ये है कि यहां पर डिफरेंस क्या है, 160 का डिफरेंस है। 160 में से अगर हम यहां से 16 हटा दें, ठीक है, ये दोनों को मिलाएंगे तो 144 बचेगा। 144 40% डिस्काउंट देने के बाद आया, तो आराम से मार्क प्राइस निकलेगा, यानी कॉस्ट प्राइस भी निकलेगा। यानी 2 + 3 से भी निकलेगा यस। यानी आंसर हुआ एनी टू 1 + 2 2 + 3 1 + 3 एनी 2। क्लियर? देखिए एक बार बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो सवाल है वो पार्टनरशिप का है। देखिए क्या है क्वेश्चन, है कि P, Q and R entered into a partnership by investing certain amount for 12 months, T months and 12 minus T months respectively. Find the value of T। ये क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन का पार्ट है, अभी स्टेटमेंट शुरू नहीं हुआ। यानी हम लोग आगे बढ़ने के पहले एक बात लिख सकते हैं कि ये P, Q and R, इसका टाइमिंग दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं मालूम, लेकिन फर्स्ट इसने 12 मंथ्स के लिए किया, उसके बाद इसने T मंथ्स के लिए किया, जो भी कैपिटल होगा, और इसने कैपिटल के साथ 12 माइनस T मंथ्स के लिए किया। ठीक है, कैपिटल मालूम होगा तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्लियर? अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं, वो क्या कहता है। स्टेटमेंट 1 इसके साथ
Q invested 50% more amount than the investment of P. जरा गौर कीजिए, कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल का रेशियो P, Q एंड R के बारे में चर्चा है कि Q का 50% मोर है, यानी इसे हम 2 बोलें तो 3 है, 100 है तो 150 है, ऐसे 100% है तो 150% है, एंड R इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट दैट इन्वेस्टेड बाय Q, तो ये 6। मुझे ये बताइए, स्टेटमेंट 1 क्या अकेले आंसर देगा? नहीं, हमें ये तो मालूम हो जाएगा, कैपिटल इनटू करस्पॉन्डिंग टाइमिंग, प्रॉफिट का रेशियो मालूम होगा ना। टी कैसे निकलेगा? अभी भी टी अननोन है, और भी कुछ चाहिए। स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट 2, अगर हम इसकी बात करें तो स्टेटमेंट 2, एट द एंड ऑफ पार्टनरशिप टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम इज ₹700। देखिए, टोटल प्रॉफिट ऐसे लिखते हैं, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के बारे में कहा कि P प्लस Q प्लस R, इसका जो प्रॉफिट है ₹700 है और Q का 100 है, एंड Q गेट्स ₹100 एज शेयर। आगे बढ़ने के पहले यही तरीका है सॉल्व करने का कि 1 एंड 2 देखते हैं। यस, क्यों नहीं मिलेगा? 1 प्लस 2 तो आंसर देगा ही देगा। देखिए, अगर हम 1 प्लस 2 करते हैं, रुकिए, 1 प्लस 2, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, टोटल के साथ नहीं लेते रेशियो। जैसे Q का तो 100 है ना, तो P प्लस R का क्या होगा? 600। हम लोग क्या करते हैं, Q और P प्लस R ऐसे बात करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, Q क्या होगा? 3T होगा ना, 3T, और ये क्या होगा? 12 इंटू 2 प्लस देखिए 6 इंटू 12 माइनस T, और ये निकलेगा Q मतलब 100 और ये 600। जल्दी बताइए, आराम से मिलेगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, 6 को कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हैं ना, 6 से ऐसे 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 करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये 4 हो जाता है, 16 हो जाता है, 4T हो जाता है, 4T इज इक्वल टू 16, यानी कि T इज इक्वल टू 4। ये मुझे समझाना था, इसलिए मैंने कहा कि यस 1 प्लस 2, यस 1 प्लस 2 मिलकर आंसर देता है। ठीक है, इसके बाद 3 देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड R विल बी इन द रेशियो 1:2। तो प्रॉफिट का जहां तक सवाल है, तो P is to R, ये 1:2 दिया है। ठीक है, अकेले तो इससे आंसर नहीं मिलेगा। अब 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 3 देखना है, तो 1 प्लस 3 अगर देखेंगे तो आसानी से निकलेगा। 1 में तो हमें मालूम है प्रॉफिट का रेशियो, जैसे यहां हमने किया, 2 के वैल्यू को जैसे हमने लिया था वैसे ही हम लोग P और R का वैल्यू ले सकते हैं, निकल सकता है। तो 1 प्लस 3, यस 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 अगर लेंगे तो ओनली प्रॉफिट्स पता होंगे, क्योंकि ये 600 मतलब 200, 400, 100, प्रॉफिट जान के क्या होगा, कैपिटल तो है नहीं, तो 2 प्लस 3 ये नहीं, इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 1 एंड आइदर 2 और 3। जबरदस्त क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन था ना, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट चेक होता था। जल्दी बताइए। अब इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, मैं लगातार डिफरेंट पार्ट्स में
उनको सॉल्व करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। आप ये सोच लीजिए कि अगर ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और ऐसा ही 1-2 और आपका सिलेक्शन होता है, तो क्या ये एग्जाम पास करने के ख्याल से उतना टफ है? क्या इससे डरना चाहिए? ऑल द बेस्ट।